क्या आप थक चुके हैं हर महीने सिर्फ सैलरी के भरोसे जीने से? रिच डैड पुअर डैड आपको वो माइंडसेट शिफ्ट सिखाता है जो आपको रैट रेस से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग ये जाने बिना ही रैट रेस में शामिल हो जाते हैं और इसी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते और गरीब गरीब ही रह जाते हैं, मिडिल क्लास ही। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे रिच डैड पुअर डैड की कंप्लीट ऑडियो बुक, वो भी पार्ट वाइज, जिसमें आप आसानी से वो महत्वपूर्ण लेसन्स जान सकेंगे जो 90% लोग नहीं जानते। इंट्रोडक्शन। 2 डैडीज होने की वजह से मुझे 2 अलग नज़रिए देखने को मिले, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी का। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे 2 पिता थे, एक बहुत पढ़ा लिखा और समझदार जिसने बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और दूसरा जो ज़्यादा स्कूल नहीं गया था। दोनों ने अपनी अपनी जगह मेहनत और पैसा कमाया, लेकिन एक हमेशा पैसों की तंगी में रहता था जबकि दूसरा बहुत अमीर बन गया। दोनों ने मुझे ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाए, लेकिन उनका ढंग अलग अलग था। एक कहता था कि पैसे के पीछे भागना बुरा है और दूसरा कहता था कि पैसा ना होना असली समस्या है। जब मैं छोटा था तो इन दोनों के अलग अलग विचार सुन के मुझे सोचने को मजबूर किया। मैं दोनों की बातों का मूल्यांकन करता था और फिर खुद डिसाइड करता था कि क्या सही है। ये सोचने की आदत मुझे आगे चल के काफ़ी मददगार साबित हुई और ये भी समझा कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं और गरीब हमेशा गरीब, क्योंकि पैसे के बारे में असली शिक्षा घर पर मिलती है, स्कूल में नहीं। तो अगर घर पे ही पैसे की समझ नहीं दी जाती तो बच्चे कैसे सीखेंगे? इसीलिए कई पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें कभी पैसे संभालने की शिक्षा नहीं मिली। और यही वजह है कि देश का इतना बड़ा कर्ज है, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं उन्हें पैसे के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। आज मैं सोचता हूँ कि आगे क्या होगा जब हमारे पास करोड़ों लोग होंगे जो फाइनेंशियल और मेडिकल मदद की ज़रूरत रखते हैं। वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर होंगे पैसों के लिए। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पैसे ख़त्म हो जाएंगे? एक देश कैसे सरवाइव करेगा अगर बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना सिर्फ माता पिता पर छोड़ दिया जाए, जिनमें से ज़्यादातर लोग गरीब हैं या गरीब बनने वाले हैं? मेरे 2 प्रभावशाली पिता थे और मैंने दोनों से कुछ ना कुछ सीखा। दोनों के विचारों पर विचार करना मुझे ज़िंदगी में विचारों की शक्ति और उनके असर को समझने में मदद की। जैसे कि एक पिता हमेशा कहते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और दूसरे पिता कहता था मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक क्लियर स्टेटमेंट है और एक सवाल। स्टेटमेंट आपको आसानी से निकाल देता है जबकि सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरे होने वाले अमीर पिता ने समझाया कि जब आप ऑटोमेटिक रूप से कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप सवाल करते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ तो आपका दिमाग काम पर लग जाता है। उनका मतलब था कि आपको हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें दिमाग को व्यायाम करने की फाइनेंशियल शौक था, क्योंकि दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। वह कहता था मेरे दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं इसे व्यायाम करता हूँ। जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका कहना था कि ऑटोमेटिक रूप से कहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता दिमाग की आलसी होने की निशानी है। दोनों पिता मेहनत करते थे, लेकिन मैंने देखा कि एक पिता अपने दिमाग को फाइनेंस से मामले में सो जाने देता था जबकि दूसरे पिता अपने दिमाग को व्यायाम कराते थे। लंबी आबादी में एक पिता फाइनेंशियली मजबूत होते गए और दूसरे कमज़ोर। यह किसी व्यक्ति के लिए जिम जाकर नियमित रूप से व्यायाम करने वाले व्यक्ति और टीवी देखते हुए काउच पर बैठे व्यक्ति के बीच में कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है। सही शारीरिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और सही मानसिक व्यायाम आपके धन के लिए अच्छा होता है। मेरे 2 पिता के विपरीत रवैये थे और इसका उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ा। एक पिता को लगता था कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, जबकि दूसरे ने कहा टैक्स उन लोगों को सज़ा देते हैं जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देते हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं। दोनों पिताओं ने अपने तरीके से सोचा और उनका सोचने का तरीका उनके जीवन पर असर डालता था। दोनों पिता अपने बिल्स समय पर भरते थे, लेकिन एक अपने बिल्स पहले भरता था और दूसरा आखिरी में।
एक पिता का विश्वास था कि कंपनी या सरकार आपको और आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगी। वो हमेशा पैसे राइजेस, रिटायरमेंट प्लान्स, मेडिकल बेनिफिट्स, सिक लीव, वेकेशन डेज और दूसरे पार्क्स के बारे में सोचते थे। उन्हें अपने 2 चाचाओं पर गर्व था जो सेना में गए और 20 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पैकेज का हकदार बने। उन्हें सेना द्वारा दिए गए मेडिकल बेनिफिट्स और PX सुविधाओं का भी शौक था। उन्हें यूनिवर्सिटी के टेन्योर सिस्टम से भी प्यार था। कभी कभी उन्हें लगता था कि जॉब प्रोटेक्शन और जॉब बेनिफिट्स जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए मेहनत की है और मुझे ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। दूसरे पिता का मानना था कि आपको फिनेंशियली स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो इंटाइटलमेंट मेंटालिटी के खिलाफ बोलते थे और कहते थे कि ये लोगों को कमज़ोर और फिनेंशियली नीडी बना देती है। वो फिनेंशियल कॉम्पिटेंस पर जोर देते थे। एक पिता कुछ डॉलर्स बचाने में स्ट्रगल करते थे, दूसरे ने निवेश बनाए। एक पिता ने मुझे सिखाया कि कैसे एक प्रभावशाली रिज्यूम लिखूं ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत बिजनेस और फिनेंशियल प्लान्स लिखूं ताकि मैं जॉब्स क्रिएट कर सकूं। 2 मजबूत पिताओं का होना मुझे ये दिखाने का मौका दिया कि अलग अलग विचार ज़िंदगी पर कैसे असर डालते हैं। मैंने देखा कि लोग अपने विचारों से अपनी ज़िंदगी को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए मेरा गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और यही उनकी हकीकत बन गई। जबकि मेरे अमीर पिता दूसरी तरफ हमेशा खुद को अमीर कहते थे। वो ऐसे बातें करते थे, मैं एक अमीर आदमी हूँ और अमीर आदमी ऐसा नहीं करते। यहाँ तक कि जब वो एक बड़ी फिनेंशियल सेटबैक के बाद बिल्कुल कंगाल हो गए, तब भी वो खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वो खुद को कवर करते हुए कहते थे, गरीब होना और ब्रोक होने में फ़र्क है। ब्रोक होना अस्थाई है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है या पैसे मायने नहीं रखते। मेरा अमीर पिता हमेशा कहते थे, पैसा शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को शायद कभी नापना या सराहना ना जाए, लेकिन बचपन में मुझे ये समझ आया कि अपने विचारों और अपने आप को व्यक्त करने के तरीके के प्रति जागरूक रहना कितना ज़रूरी है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता पैसे के बारे में गरीब नहीं था, बल्कि उनके विचारों और क्रियाओं की वजह से थे। दोनों पिताओं का होना मुझे यह समझने में मदद की कि कौन से विचार अपनाऊं और कौन से नहीं। क्या मैं अपने अमीर पिता की सुनूं या गरीब पिता की? पॉइंट, गरीब और ब्रोक होने में अंतर है। ब्रोक होना कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन गरीबी लंबी चलती है। दोनों लोग पढ़ाई और सीखने के कदर करते थे, लेकिन उनका सोचना अलग था कि क्या सीखना ज़रूरी है। एक कहना चाहता था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, डिग्री लेकर एक सही जॉब पाऊं और पैसा कमाऊं। वो चाहता था कि मैं प्रोफेशनल बनूं, जैसे कि वकील या अकाउंटेंट, और MBA भी करूं। दूसरे ने मुझे अमीर बनाने के लिए पढ़ाई करने को कहा, ये समझने को कहा कि पैसे कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे को अपने लिए काम में लगाया जाए। वो हमेशा कहते थे, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे मेरे लिए काम करते हैं। जब मैं 9 साल का था, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने अमीर पिता से पैसे के बारे में सीखूंगा। इसके लिए मैंने अपने गरीब पिता की बात ना सुनने का फैसला किया, चाहे उनके पास कितना भी डिग्रीज क्यों ना हो। पॉइंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से सीखा गया पाठ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे सबसे चहेते कवि हैं। उनके कई किताबें दिल को छू जाती हैं, पर द रोड नॉट टेकन तो बस अलग ही लेवल की है। उसकी सिखाई हुई बात तो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगाव करता हूँ। द रोड नॉट टेकन में एक पीले जंगल में 2 रास्ते दिखे। सोचा दोनों पर चलो, पर एक इंसान 2 रास्ते मुश्किल है। एक को दूर तक निहारा जितना तक नज़र गई, फिर दूसरे रास्ते का चुनाव किया जो उतना ही सुंदर था, शायद थोड़ा बेहतर भी, क्योंकि उस पर घास थी और कम लोगों ने चुना था। हकीकत में तो दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। सोचा पहले वाले रास्ते को बाद के लिए बचा लूं, पर दिल से जानता था कि एक बार चल दिया तो वापस आना मुश्किल है। आने वाले सालों में जब उम्र हो जाएगी तब भी याद करूंगा। एक जंगल में 2 रास्ते थे और मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने देखा था, और बस वही से तो ज़िंदगी बदल गई। इस कविता के विचार ने मुझे सिखा दिया कि अपने पढ़े लिखे पापा की धन और पैसे के प्रति दी गई सलाह को ना मानकर मैंने अपनी ज़िंदगी की दिशा तय की। जब मैंने ठान लिया कि किसी की बात सुननी है, तब से मेरी असली पैसों की पढ़ाई शुरू हुई। मेरे अमीर डैड ने मुझे 30 साल तक सब कुछ सिखाया।
जब मैं 39 साल का हो गया, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया जब उनको लगा कि मैंने उनकी बात को समझ लिया है। पैसा तो एक ताकत है, लेकिन असली ताकत तो फिनेंशियल एजुकेशन में है। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आपको पैसों की समझ है तो आप उस पर राज कर सकते हैं और अपनी दौलत बना सकते हैं। सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने स्कूल में पैसों की ABCD तक नहीं सीखी, इसीलिए वो ज़िंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ 9 साल की थी जब शुरुआत हुई, तो मेरे अमीर डैड ने जो सिखाया वो बहुत ही बेसिक था, और अंत में सिर्फ 6 बड़ी बातें थी जो उन्होंने 30 साल तक बार बार दोहराई। यह किताब उन 6 लेसन्स के ऊपर है, जितना सिंपल हो सके वैसा ही जैसे मेरे अमीर डैड ने मुझे बताया था। ये लेसन सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि ऐसे माइलस्टोन हैं जो आपको और आपके बच्चों को अमीर बनाने की राह दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए इस बदलते और अनसर्टेन दुनिया में। चैप्टर 1, लेसन 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर लोग पैसे को अपना पीछे भगाते हैं। पापा, मुझे अमीर बनने का राज बताओ ना। मेरे पापा ने अखबार एक तरफ रख दिया। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो बेटा? क्योंकि आज जिमी के मम्मी ने उनकी नए कार से आकर बताया कि वो वीकेंड पे अपने बीच हाउस जा रहा है। उसने अपने कुछ दोस्त को भी बुलाया, पर माइक और मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि हमें इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम गरीब हैं। सच में? मेरे पापा ने हैरान होकर पूछा। हाँ सच, मैंने उदास होकर कहा। मेरे पापा ने चुपचाप सर हिला दिया, चश्मा ठीक किया और वापस अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो साल था 1956। मैं 9 साल का था। किस्मत से मैं उस स्कूल में पढ़ रहा था जहां अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे। हमारा शहर शुगर प्लांटेशन का शहर था। प्लांटेशन के मैनेजर्स और दूसरे अमीर लोग जैसे डॉक्टर्स और बिजनेस ओनर्स अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते थे। 6वीं कक्षा के बाद उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजा जाता था। क्योंकि मेरी फैमिली एक तरफ की सड़क पर रहती थी, मैं इस स्कूल गया। अगर मैं दूसरी तरफ होता तो दूसरे स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे फैमिलीज के बच्चे पढ़ते। 6वीं कक्षा के बाद वो बच्चे और मैं पब्लिक स्कूल में जाते। प्राइवेट स्कूल्स का तो सवाल ही नहीं था। मेरे पापा ने अखबार एक तरफ रखकर सोचने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे कमाना सीखो। मैंने पूछा, पैसे कैसे कमाएं? दिमाग लगाओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे समझ में आ गया कि उनका मतलब था बस इतना ही बता सकता हूँ, या शायद ये कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, तुम मुझे परेशान मत करो। पॉइंट, दोस्ती में बिजनेस। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त माइक को बताया जो मेरे पापा ने कहा। लगता था कि स्कूल में सिर्फ माइक और मैं ही गरीब थे। माइक भी किस्मत से यहाँ आया था। स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए लाइन में एक मोड़ था और हम अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ने लगे। हम गरीब तो नहीं थे, पर लगता था क्योंकि बाकी सबके पास सब कुछ नया था। मम्मी पापा हमें ज़रूरी चीज़ें देते हैं, जैसे खाना, घर, कपड़े, बस और कुछ नहीं। पापा कहते थे कुछ चाहिए तो मेहनत करो। हम चीज़ें तो चाहते हैं, पर 9 साल के बच्चों के लिए काम कहाँ? माइक ने पूछा कि पैसे कैसे कमाएं? मैंने कहा नहीं पता, लेकिन पार्टनरशिप करोगे? उसने हाँ कहा और हम पार्टनर्स बन गए। हमने सुबह से सोचना शुरू किया कि पैसे कैसे कमाएं। कभी कभी हम जिमी के बीच हाउस पे कूल गाइज की बात करते। थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन वो हमें मोटिवेट करता था। फिर एक आइडिया आया माइक को, जो उसने एक साइंस बुक से लिया था। हमने एक्साइटेड होके हाथ मिलाया और अब हमारे पास एक बिजनेस आइडिया था। कुछ हफ्ते तक हमने पड़ोस में घूमते रहे और पड़ोसियों से कहने लगे कि टूथपेस्ट ट्यूब्स बचा के रखें। ज़्यादातर लोग मुस्कुराते हुए मान भी गए। कुछ लोगों ने पूछा हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा सीक्रेट है। मम्मी परेशान हो गई क्योंकि घर में ट्यूब्स का ढेर बढ़ रहा था। हमने वॉशिंग मशीन के पास जगह बनाई थी। एक दिन मम्मी ने कहा कि इस मेश को साफ करो, नहीं तो वो फेंक देंगी। हमने मम्मी से कहा कि थोड़ा और टाइम दो, हम प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। हम कुछ पड़ोसियों के ट्यूब्स का वेट कर रहे थे। मम्मी ने 1 हफ्ते का टाइम और दिया। प्रोडक्शन शुरू करने का टाइम आ गया और प्रेशर भी बढ़ गया। मम्मी ने कहा कि अगर साफ नहीं किया तो सब कुछ फेंक देंगे। माइक ने पड़ोसियों से कहा कि जल्दी टूथपेस्ट ख़त्म करें। मैं प्रोडक्शन लाइन सेटअप कर रहा था। एक दिन पापा आए और देखा कि हम ड्राई वे में प्रोडक्शन चला रहे हैं। हर जगह सफ़ेद पाउडर था।
एक टेबल पे स्कूल के मिल्क कार्टून्स और हिबाची ग्रिल्स पे कोल्स गर्म हो रहे थे। पापा ने देखा कि हम टूथपेस्ट ट्यूब्स को मेल्ट कर रहे थे। पहले ट्यूब्स लीड के होते थे, प्लास्टिक के नहीं। पेंट जलने के बाद हम ट्यूब्स को मेल्ट करते थे और फिर लीड को मिल्क कार्टून्स में डालते थे। मिल्क के कार्टून में प्लास्टर ऑफ पेरिस था और जब मैंने बैग गिरा दिया तो वो पाउडर हर जगह फैल गया। लग रहा था जैसे बर्फ का तूफान आ गया हो। वो कार्टून प्लास्टर के मोल्ड्स के लिए बाहर का कवर था। पापा और उनके दोस्त देख रहे थे जब हम लीड को गर्म करके प्लास्टर के क्यूब्स में डाल रहे थे। ध्यान से, पापा ने कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब हमने डालना ख़त्म किया तो मैंने पॉट को नीचे रख दिया और पापा को देख के मुस्कुराया। पापा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो बेटे? आपने जो कहा वही कर रहे हैं, अमीर बनने वाले हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक भी मुस्कुरा के बोला। हम साथ में काम कर रहे हैं। पापा ने पूछा, पता है उस प्लास्टर के अंदर क्या है? मैंने कहा, देखो ये अच्छा बैच होगा। छोटे हैमर से मैंने प्लास्टर के क्यूब्स को खोला और एक लीड का निकल निकाला। ओह नो, पापा ने कहा, तुम लीड के निकल्स बना रहे हो? माइक ने बोला, हाँ, आपने जो कहा वही कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। पापा के दोस्त हंसने लगे। पापा मुस्कुरा के सिर हिला दिया और उनके सामने दो लड़के सफ़ेद पाउडर से धक्के हुए खड़े थे। पापा ने हमसे सब कुछ रखने को कहा और सीधी बात बैठने को बोला। उन्होंने मुस्कुरा के समझाया कि नकली पैसा बनाना क्या होता है। हमारा प्लान फेल हो गया, यानी ये गलत है? माइक ने पूछा। रहने दो, पापा के दोस्त ने कहा, शायद इनमें टैलेंट है। पापा ने उन्हें देखा। हाँ, ये गलत है, पापा ने प्यार से कहा। लेकिन तुम दोनों ने अच्छा सोचा, आगे बढ़ो, मुझे तुम पर गर्व है। हम उदास हो गए और चुपचाप सफाई करने लगे। हमारा काम पहले दिन ही खत्म हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने कहा, लगता है हम सच में गरीब हैं। पापा जा रहे थे तब मैंने ये बोला। बस हार मत मानो, पापा ने कहा। तुमने कुछ तो किया, बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तुमने कोशिश की है, इसीलिए प्राउड हूँ। हम चुपचाप खड़े रहे। पापा के शब्द अच्छे थे लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे क्या करें। पापा, आप अमीर क्यों नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता था और टीचर्स अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें पढ़ाना पसंद है। मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता पैसे कैसे बनाते हैं। हम वापस सफाई करने लगे। पापा ने कहा, अगर अमीर बनने के तरीके जानना है तो मुझे मत पूछो, माइक अपने पापा से पूछो। मेरी पापा? माइक ने पूछा। हाँ, तुम्हारे पापा, पापा ने कहा। हमारे बैंकर ने बताया कि तुम्हारे पापा पैसे बनाने में बहुत स्मार्ट है। मेरी पापा? माइक ने दोबारा हैरान होकर पूछा। तो हमारे पास बढ़िया कार और घर क्यों नहीं है, जैसे स्कूल के रिच बच्चों के पास है? अच्छी कार और घर होने से ही अमीर नहीं होते, पापा ने समझाया। जिमी के पापा शुगर मिल में काम करते हैं और वो भी मुझ जैसे हैं। उनकी कंपनी ने उनके लिए कार ली है, पर शुगर मिल को पैसों की प्रॉब्लम है और हो सकता है कि जिमी के पापा के पास जल्दी ही कुछ ना रहे। लेकिन तुम्हारे पापा अलग है माइक, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ साल बाद वो बहुत रीच हो जाएंगे। ये सुन के माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गया। हमने फिर से जोश के साथ अपने बंद बिजनेस की जगह को साफ करना शुरू किया। हम सोचने लगे कि माइक के पापा से कब और कैसे बात करें। प्रॉब्लम ये थी कि माइक के पापा बहुत देर तक काम करते हैं और लेट घर आते हैं। उनके पास गोदाम, कंस्ट्रक्शन कंपनी, दुकान की चेन और 3 रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट की वजह से वो लेट तक बिजी रहते हैं। सफाई ख़त्म करके माइक बस से घर चला गया। उसने सोचा था कि वो उस रात अपने पापा से बात करेगा और उनसे पूछेगा कि वो हमें अमीर बनाने का तरीका सिखाएंगे। माइक ने वादा किया था कि जैसे ही वो अपने पापा से बात करेगा वो मुझे कॉल करेगा, चाहे कितनी भी देर हो। फ़ोन 8:30 को बज उठा। मैंने कहा, ठीक है। अगला सैटरडे। फ़ोन रखने के बाद मुझे पता चला कि माइक के पापा ने हमसे मिलने के लिए हाँ कर दिया है। तो अगले सैटरडे मैंने सुबह 7:30 बजे की बस पकड़ी और टाउन के उस हिस्से की तरफ चल दिया जहाँ गरीब लोग रहते हैं। पॉइंट, सबक शुरू हो गया। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैड से मिला और वो ऑलरेडी काम में बिजी थे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम से। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने ट्रक में जा रहे थे। माइक ने मुझे घर के दरवाजे पर मिला। डैड फ़ोन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीछे के पोर्च पर इंतज़ार करो। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैं घर के अंदर गया तो पुरानी लकड़ी की फर्श की आवाज़ आई।
एक सस्ता मैट दरवाजे के पास पड़ा था जो फर्श के पुराने निशान छुपा रहे थे। घर साफ था पर मैट पुराना लग रहा था। मैं जब लिविंग रूम में गया तो लाइट और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। सोफा पर 2 औरतें बैठी थी जो मेरी माँ से थोड़ी बड़ी थी। उनके सामने एक आदमी काम के कपड़े पहन के बैठा था जो मेरे डैड से 10 साल बड़ा लग रहा था। वो लोग हमें देख के मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने माइक से पूछा। ये सब लोग मेरे डैड के लिए काम करते हैं। वो अंकल वेयर हाउस संभालते हैं और वो दीदिया रेस्टोरेंट मैनेज करती है। और जो आदमी अभी गया वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं जो यहाँ से 50 माइल दूर है, माइक ने बताया। मैंने पूछा, ये सब रोज़ होता है क्या? माइक ने बोला, रोज़ तो नहीं पर अक्सर होता है, और एक कुर्सी खींच के मेरे पास बैठ गया। माइक ने कहा, मैंने अपने डैड से पूछा कि क्या वो हमें पैसे कमाना सिखाएंगे। मैंने ध्यान से पूछा तो उन्होंने क्या कहा। फिर तो उनका चेहरा अजीब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वो हमें एक ऑफ़र देंगे। माइक ने कहा, ऑफ़र क्या है? मैंने पूछा। पता नहीं पर अभी पता चलेगा, माइक ने कहा। तभी माइक के डैड ने ज़ोर से दरवाजे खोला और पर्स पर आए। हम दोनों उठ के खड़े हो गए डर के मारे। तुम दोनों तैयार हो? उन्होंने पूछा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। हमने हाँ में सर हिला दिया और अपनी कुर्सियाँ एडजस्ट की। माइक के डैड बड़े आदमी थे, 6 फीट लंबा और 200 पाउंड के। मेरे डैड उनसे लंबा और थोड़ा बड़ा थे लेकिन दोनों एक जैसे ही दिखते थे। उन्होंने पूछा, माइक कहता है कि तुम पैसा बनाना चाहते हो, है ना रॉबर्ट? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, ये मेरी ऑफ़र है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन स्कूल जैसे नहीं। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो जल्दी सीख जाओगे, बस सुनना चाहते हो तो मेरा टाइम वेस्ट है। ये है मेरी ऑफ़र, लो या छोड़ दो, उन्होंने कहा। पहले एक क्वेश्चन पूछ लूँ? मैंने पूछा। नहीं, अभी डिसाइड करो, मेरे पास काम बहुत है। टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते तो पैसा कमाना तुमसे नहीं होगा। मौके इधर उधर होते रहते हैं, जल्दी डिसीजन लेना ज़रूरी है। जो तुमने मांगा वो मौका अब मिल रहा है। स्कूल या तो अभी शुरू होगा या 10 सेकंड में बंद। माइक के डैड ने मजाकिया स्माइल के साथ कहा। ठीक है, ले लेता हूँ, मैंने कहा। मैं भी ले लेता हूँ, माइक ने कहा। गुड, माइक के डैड ने कहा। मिसेस मार्टिन 10 मिनट में आएंगी। उनके जाने के बाद तुम उनके साथ सुपर 8 जाओगे और वहाँ काम शुरू करोगे। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर सैटरडे 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैड ने स्ट्रिक्टली कहा, लो या छोड़ दो। ले लेता हूँ, मैंने डिसाइड किया। सीखने के लिए काम करना चुन लिया, खेलने के बजाय। पॉइंट 30 सेंट्स के बाद सुबह 9 बजे तक माइक और मैंने मिसेस मार्टिन के लिए काम किया। वह बहुत अच्छी और सब्र वाली आंटी थी। उनको लगता था कि हम उनके बड़े बेटे जैसे हैं। वो मेहनत करवाने में यकीन रखती थी। हमने 3 घंटे तक दुकान से कैंस उतारे, उनको डस्टिंग की और फिर नीटली अरेंज किया। काम काफ़ी बोरिंग था। माइक के डैड, जो मैं अमीर डैड कहता हूँ, उनके छोटे छोटे 9 सुपरिटेंडेंट्स थे, जैसे कि पुराने ज़माने के 7-Eleven स्टोर्स, वो छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स जहाँ लोग रोज़ की चीज़ें लेते थे। हवाई में उस टाइम एसी नहीं होता था तो दुकान के दरवाजे खुले रहते थे, इसीलिए जब भी कोई कार आती धूल अंदर आती थी। हम समझ गए थे कि जब तक एसी नहीं आएगा तब तक हमारा काम चलता रहेगा। 3 हफ्ते तक हम मिसेस मार्टिन के पास काम करते रहे। दोपहर तक काम ख़त्म करके वो हमें 30 सेंट्स देती थी। उस टाइम 30 सेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। मैं अपने पैसे कॉमिक्स पे खर्च कर देता था। चौथे हफ्ते के वेडनेसडे को मैंने सोचा कि बस अब और नहीं, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था और अब 10 सेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। और माइक के डैड तो दिखते भी नहीं है फिर से। मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैंने माइक को लंच टाइम पे बोला। स्कूल तो बोरिंग था ही और अब सैटरडेज भी बोरिंग हो गए थे, लेकिन वो 30 सेंट्स ने मुझे परेशान कर दिया। तब माइक हंसने लगा। तू क्यों हंस रहा है? मैंने गुस्से से पूछा। उसने कहा था कि तू ऐसा ही करेगा जब तू छोड़ने लगे तब उससे मिलना, माइक ने कहा। मैंने बोला, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, कुछ वैसा ही, माइक ने कहा। मेरे डैड अलग तरीके से सिखाते हैं। मेरे मॉम डैड तो बस लेक्चर देते हैं। मेरे डैड चुप रहते हैं और कम बोलते हैं।
बस इस सैटरडे तक रुक जा, मैं उन्हें बता दूंगा कि तू रेडी है। मतलब ये सब एक प्लान था? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हो सकता है। डैड सैटरडे को बताएंगे। पॉइंट, सैटरडे को लाइन में इंतज़ार। मैं रेडी था माइक के डैड से बात करने के लिए। मेरे रियल डैड भी उनसे अपसेट थे। मेरे रियल डैड, जो मैं गरीब डैड बोलता हूँ, सोच रहे थे कि मेरे अमीर डैड चाइल्ड लेबर लॉज तोड़ रहे हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैड ने मुझे कहा कि मैं अपने हिसाब से सैलरी मांगूं, कम से कम 25 सेंट्स पर आवर। उन्होंने कहा अगर मुझे रेज नहीं मिलता तो मैं जॉब छोड़ दूं। तुम्हें वैसे भी उस फालतू जॉब की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैड ने गुस्से में कहा। सैटरडे सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और माइक के डैड ने दरवाज़ा खोला। बैठो और वेट करो, उन्होंने कहा जब मैं अंदर गया। फिर वो अपने ऑफिस चले गए जो बेडरूम के पास था। मैंने रूम में देखा पर माइक नहीं था। ऑकवर्ड फील कर रहा था। मैंने ध्यान से काउच पर बैठ गया जहाँ पहले वही 2 औरतें बैठी थी। उन्होंने स्माइल की और जगह बनाई। 45 मिनट वेट करने के बाद मैं गुस्सा हो रहा था। वो 2 औरतें तो 30 मिनट पहले ही चली गई थी। एक अंकल भी 20 मिनट बाद चले गए। घर खाली था और मैं वहाँ बैठा था एक सुंदर सनी हवाए दिन में। एक कंजूस से मिलने का वेट कर रहा था जो बच्चों का फ़ायदा उठाता है। मैं सुन सकता था कि वो ऑफिस में है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं और मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं जाने वाला था पर रुक गया। फाइनली 15 मिनट्स के बाद 9 बजे अमीर डैड ऑफिस से बाहर आए। कुछ नहीं बोले और इशारा किया कि मैं अंदर आऊँ। लगता है तुम रेज चाहते हो या फिर जॉब छोड़ दोगे, अमीर डैड ने कहा जब वो अपनी चेयर पर बैठे थे। तुम अपने वादे के हिसाब से नहीं चल रहे, मैंने कहा, वो भी रोते हुए। बड़े आदमी से बात करना स्कैरी था। तुमने कहा था कि तुम मुझे सिखाओगे अगर मैं काम करूं, तो मैं किया, हार्ड वर्क किया। मैंने अपने गेम्स भी छोड़े, लेकिन तुमने कुछ नहीं सिखाया। तुम चोर हो, लालची हो, तुम सिर्फ पैसे चाहते हो और एम्प्लॉयज़ की केयर नहीं करते। तुमने मुझे वेट करवाए और रिस्पेक्ट भी नहीं दी। मैं छोटा हूँ लेकिन मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अमीर डैड अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुके, चीन पर हाथ रखे और मुझे देखा। उन्होंने कहा नॉट बैड, 1 महीने में तुम मेरे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की तरह बात कर रहे हो। मैंने पूछा क्या? मैं कंफ्यूज था लेकिन अपनी प्रॉब्लम बताता रहा। मैंने सोचा कि तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, ये गलत है। अमीर डैड ने कामली कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मुझे क्या सिखाओगे? कुछ नहीं, मैं गुस्सा में कहा। तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। 10 सेंट्स पर आवर, हाँ, मैं गवर्नमेंट को बताना चाहिए। यहाँ चाइल्ड लेबर लॉस है। मेरे डैड गवर्नमेंट में है। वाह, अमीर डैड ने कहा, तुम बिल्कुल उन लोगों की तरह लग रहे हो जो मेरे लिए काम करते हैं, जिन्हें मैंने निकाला या खुद छोड़ के गए। क्या बोलना चाहते हो? मैंने पूछा थोड़ा साहस के साथ। तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने काम किया पर तुमने वो नहीं किया जो बोला था। तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं सिखाया? रिच डैड ने धीरे से पूछा। क्योंकि तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। मैं 3 हफ्ते से काम कर रहा हूँ और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने गुस्से से कहा। सिर्फ बोलना या लेक्चर देना ही पढ़ाना है क्या? रिच डैड ने सवाल किया। और मैंने कहा हाँ। उसने हंस के कहा स्कूल में तो ऐसे ही सिखाता है, पर ज़िंदगी ऐसे नहीं सिखाता। मैं कहता हूँ ज़िंदगी सबसे बड़ी टीचर है। ज़िंदगी ज़्यादातर चुप रहती है, बस धक्का मारता है। हर धक्का कह रहा है उठ जा, कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं? ज़िंदगी मुझे धकेल रही है, मतलब वो मुझसे बात कर रही है। अब मुझे समझ आया कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। मैं ऐसे इंसान से बात कर रहा था जो शायद पागल है। अगर ज़िंदगी की सबक सीखोगे तो तुम अमीर और खुश बनोगे, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही धकेलता रहेगा। लोग 2 तरह के होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी को धकेल देते हैं और कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और विरोध करते हैं, पर वो नहीं जानते कि असलियत में ज़िंदगी उन्हें धकेल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़िंदगी सबको धकेलता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वही ज़िंदगी के धक्के को स्वागत करता है। उनके लिए ये मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना है। वो सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह लड़ते हैं।
रीच डैड खड़े होके खिड़की बंद कर दी जो टूट रही थी। अगर तुम ये सबक सीख लो तो तुम समझदार और खुश रहोगे, नहीं तो तुम जिंदगी भर जॉब, कम सैलरी या बॉस को दोष दोगे। तुम हमेशा बड़े मौके का इंतज़ार करोगे जो तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। रीच डैड ने देखा कि मैं सुन रहा हूँ या नहीं। हमारी आंखें मिली। फिर मैंने नज़र हटा ली। जब मैंने उसकी बात समझ ली मैं समझ गया कि वो सही कह रहे थे। मैं उसको दोष दे रहा था और मैंने सीखने को कहा था। मैं लड़ रहा था। रीच डैड ने फिर से बात करना शुरू की। या तो अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो ज़िंदगी के हर धक्के से तुम हार मान जाओगे। अगर तुम ऐसे हो तो तुम ज़िंदगी भर सेब खिलोगे, कुछ नया नहीं करोगे और किसी बड़ी चीज़ के लिए खुद को बचाओगे जो कभी नहीं आएगी। फिर तुम एक बोरिंग बूढ़ा आदमी बनकर मरोगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें पसंद करेंगे क्योंकि तुम अच्छे और मेहनती थे, लेकिन सच ये है कि तुमने ज़िंदगी से डर के जिया। तुम जीतना चाहते थे पर हारने का डर ज़्यादा था। अंदर ही अंदर सिर्फ तुम जानोगे कि तुमने पूरी कोशिश नहीं की है क्योंकि तुमने हमेशा सेफ रास्ता चुना है। जब हम फिर मिले मैंने पूछा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना? रीच डैड ने मुस्कुरा के कहा, कुछ लोग ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें ज़िंदगी का एक हिस्सा दिखाया है। ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा? मैंने गुस्से में लेकिन सीखने को तैयार होकर पूछा। अब तक किसी ने भी मुझसे पैसे बनाने का तरीका नहीं पूछा। मेरे यहाँ 150 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन किसी ने भी पैसे के बारे में नहीं पूछा। वो बस नौकरी और सैलरी चाहते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जब माइक ने बताया कि तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें असली ज़िंदगी का एक्सपीरियंस दूँ। मैं कितना भी समझाऊँ तुम नहीं सुनोगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ज़िंदगी तुम्हें थोड़ा धक्का दे, तब तुम सुनोगे। इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ 10 सेंट्स दिए। मैंने 10 सेंट पर घंटे काम करके क्या सीखा? कि तुम कंजूस हो। रीच डैड ने जोर से हंसा और कहा, तुम्हें अपना सोच बदलनी चाहिए। मुझे दोष देना बंद करो। अगर तुम सोचते हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि असल में तुम प्रॉब्लम हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया बदले, लेकिन खुद नहीं बदलते। खुद को बदलना दूसरों को बदलने से आसान होता है। मैंने कहा, मैं नहीं समझा। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम मत करो, रीच डैड ने कहा। लेकिन तुम मुझे सिर्फ 10 सेंट्स देते हो। रीच डैड ने पूछा, तो तुम क्या सीख रहे हो? मैंने मजाक में कहा कि तुम कंजूस हो। तुम्हें लगता है मैं प्रॉब्लम हूँ, रीच डैड ने कहा, लेकिन असली प्रॉब्लम तुम हो। लेकिन अगर तुम ये सोच के रखोगे तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है? अगर तुम मुझे ज़्यादा पैसा नहीं दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैंने कहा। ठीक कहा, रीच डैड ने कहा। और यही ज़्यादातर लोग करते हैं। वो नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी जॉब, बेहतर मौका और ज़्यादा सैलरी की तलाश में निकल पड़ते हैं, सोचकर कि इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा। बस 10 सेंट्स पर घंटे लेकर खुश रहूं? रीच डैड ने मुस्कुराकर कहा, वो तो बाकी लोग कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना ही करते हैं और सोचते हैं कि ज़्यादा सैलरी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ज़्यादा लोग बस एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग दूसरी जॉब ले लेते हैं। ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कम सैलरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं सोच में डूबा हुआ था। रीच डैड के सबक को समझने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फिर मैंने पूछा, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? ये रीच डैड ने कहा और मेरे सर पर प्यार से थप्पड़ दी, तुम्हारे दिमाग में जो है। उसी वक्त रीच डैड ने वो सोच मुझे शेयर की जो उन्हें उनकी एम्प्लॉयज़ और मेरे गरीब डैड से अलग बनाती थी और जिसने उन्हें हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाया, जबकि मेरे पढ़े लिखे लेकिन गरीब डैड हमेशा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहे। ये एक ही सोच थी जो ज़िंदगी भर में सबसे बड़ा फ़र्क लाती है। रीच डैड ने समझा कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। एक दिन मैंने एक नया नज़रिया सीखा जो मेरे गरीब डैड ने नहीं सिखाया था। 9 साल की उम्र में मैंने जाना कि दोनों डैड्स चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं। मेरे पढ़े लिखे डैड चाहते थे कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूं, अच्छे ग्रेड्स लाऊं और एक सिक्योर जॉब पाऊं। लेकिन मेरे रीच डैड चाहते थे कि मैं पैसे के बारे में सीखूं।
रिच डैड ने कहा कि वो खुश है कि मैं 10 सेंट्स पर घंटे काम करके गुस्सा हूँ। अगर मैं गुस्सा नहीं होता तो वो मुझे कुछ नहीं सिखा सकते थे। गुस्सा और पैशन जरूरी है सीखने के लिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में सेफ रहना और सिक्योर फील करना चाहते हैं, इसीलिए वो कम सैलरी वाली जॉब्स लेते हैं। रिच डैड ने कहा कि ज़्यादा पैसा देने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जैसे मेरे डैड बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कर्ज होता है। रिच डैड ने कहा कि स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता, इसीलिए लोग पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड ने कहा अगर मैं पैसे के लिए काम करना चाहता हूँ तो स्कूल में रहूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पैसे मेरे लिए काम करे तो वो मुझे सिखा सकते हैं। लेकिन ये सब सीखना हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि पैसे के लिए काम करना आसान लगता है जब डर हो। रिच डैड ने कहा कि डर लोगों को जॉब पर काम करने के लिए मजबूर करता है। लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस से नाराज होते हैं। पैसे को अपने लिए काम करवाना एक अलग तरह की पढ़ाई है। हम चुपचाप बैठ गए। मेरे दोस्त बेसबॉल खेल रहे थे, लेकिन मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट्स पर घंटे काम करने का फैसला किया। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने वाला हूँ जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। रिच डैड ने पूछा कि क्या तुम पैसे के बारे में सीखने के लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ। फिर रिच डैड ने कहा कि मैंने तुम्हें दूर से ही सिखाया है। जब तुम 9 साल के थे तुमने पैसे के लिए काम करने का अनुभव किया। तुमने सोचा कि ज़िंदगी भर ऐसे ही काम करना पड़ेगा। जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो एक बार जॉब के लिए और एक बार ज़्यादा पैसे के लिए तुम्हें बुरा लगा। अगर तुम पैसे के लिए काम करते हो तो ज़िंदगी ऐसे ही होगी। जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हें 3 घंटे काम करने के 3 सिक्के दिए, तुम्हें लगा कि ये बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी देखकर ऐसे ही फील करते हैं, खास करके जब टैक्स काट के मिलते हैं। तुमने तो कम से कम पूरा पैसा पाया। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या ज़्यादातर वर्कर्स को पूरा पैसा नहीं मिलता? रिच डैड ने कहा नहीं, सरकार हमेशा पहले टैक्स ले लेती है। तुम्हें हर जगह टैक्स देना पड़ता है, कमाई पर, खर्चे पर, बचत पर और मरने पर भी। मैंने पूछा कि लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? रिच डैड ने कहा कि अमीर लोग ऐसा नहीं करते, सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। रिच डैड ने कहा कि वो मेरे डैड से ज़्यादा कमाते हैं, फिर भी मेरे डैड ज़्यादा टैक्स भरते हैं। मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? रिच डैड बस मुझे देखते रहे और पूछा कि क्या मैं अभी भी सीखने के लिए तैयार हूँ? मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। रिच डैड ने कहा कि पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखना एक ज़िंदगी भर की पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग सिर्फ कॉलेज जाते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन पैसे की पढ़ाई तो ज़िंदगी भर चलती रहती है। ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में नहीं सिखाते, वो सिर्फ काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और बस। फिर उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा से उनकी समस्या का हल हो जाएगी, लेकिन असल में उनकी फिनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या मेरे डैड को टैक्स की समस्या इसीलिए है क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में समझ नहीं है? रिच डैड ने कहा कि टैक्स तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। आज उन्होंने बस ये देखना चाहता था कि क्या मैं अभी भी पैसे के बारे में सीखने का जज्बा रखता हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ काम करना और पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें बड़ी फिनेंशियल समस्या होती है और फिर वो काम करना बंद नहीं कर सकते। ये पैसे के लिए काम करना जानने का प्राइस है, पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं जानने का। रिच डैड ने पूछा कि क्या मैं अभी भी सीखने का जज्बा रखता हूँ? रिच डैड ने कहा कि अब मैं बिना किसी पेमेंट के काम करना शुरू करूँ। मैंने हैरान होकर पूछा क्या? रिच डैड ने कहा कि हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। तुमने कहा था तुम पैसे के लिए काम ना करने का तरीका सीखना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। माइक पहले से ही फ्री में काम कर रहा है और तुम भी वापस जाके जल्दी से काम करो। मैंने कहा कि यह ठीक नहीं है, कुछ तो मिलना चाहिए। रिच डैड ने कहा कि अगर तुम अभी ये नहीं सीखोगे तो बड़ा होकर तुम भी सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे और कभी खुश नहीं रहोगे, या फिर तुम्हारे डैड की तरह जो पैसा तो कमाते हैं पर कर्ज में डूबे रहते हैं। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही तरह 10 सेंट्स पर आवर दूंगा, या तुम भी बाकी लोगों की तरह शिकायत करो और दूसरी जॉब ढूंढ लो। मैंने पूछा क्या करूं? रिच डैड ने कहा कि दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर तुमने अच्छे से इस्तेमाल किया तो तुम मुझे शुक्रिया कहोगे और अमीर बन जाओगे।
मैं वही खड़ा रहा और सोच में पड़ गया कि मैं रेज मांगने आया था और अब मैं फ्री काम कर रहा हूँ। रिच डैड ने कहा कि दिमाग का इस्तेमाल करो और काम पर वापस जाओ। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पापा को नहीं बताया कि सैलरी नहीं मिल रही। मैं अगर बताता भी तो उनको समझ नहीं आता। 3 हफ्ते तक माइक और मैं हर सैटरडे 3 घंटे फ्री में काम किए। काम से कोई दिक्कत नहीं थी, पर बेसबॉल गेम्स छूट जाने और कॉमिक्स नहीं खरीद पाने का दुख था। तीसरे हफ्ते के सैटरडे को रिच डैड दुकान पे आए। उनकी गाड़ी आकर रुकी और बंद हुई। वो अंदर आए और मिसेस मार्टिन को हेलो किया। फिर आइसक्रीम फ्रीजर से 2 चॉकलेट्स बार लिए, पैसे दिए और हम दोनों को बाहर बुलाए। चलो वॉक पे जाए बॉयज़। हम सड़क क्रॉस करके गाड़ियों को डॉज करते हुए एक बड़ी ग्रेसी फील्ड तक गए जहां लोग सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। एक पिकनिक टेबल पे बैठ के उन्होंने हमें आइसक्रीम दी। रिच डैड ने पूछा, सब ठीक? हाँ ठीक है, माइक ने जवाब दिया। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर रिच डैड ने पूछा, कुछ सीखने को मिला? माइक और मैंने एक दूसरे को देखा, कंधे उछाले और ना में सर हिला दिया। पॉइंट, जिंदगी के ट्रैप से बचो। अच्छा, सोचना शुरू करो। तुम एक बड़ी सीख के सामने हो। अगर सीख गए तो आज़ादी और सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो मिसेस मार्टिन और पार्क में खेलने वाले लोगों जैसा हो जाओगे। वो लोग मेहनत करते हैं थोड़े पैसे के लिए, जॉब की फॉल सिक्योरिटी में, साल में 3 हफ्ते की छुट्टी और रिटायरमेंट के बाद छोटी पेंशन के लिए। अगर ये सोच एक्साइटिंग है तो मैं सैलरी बढ़ा के 25 सेंट्स पर आवर कर दूंगा। लेकिन ये लोग तो मेहनती हैं, तुम उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मैंने पूछा। रिच डैड ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मिसेस मार्टिन तो मेरी माँ जैसी है, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारा नज़रिया बदलना चाहता हूँ, ताकि तुम वो देख सको जो ज़्यादातर लोग नहीं देखते, क्योंकि उनका सोचना छोटा है। ज़्यादातर लोग नहीं देखते कि वो किस ट्रैप में है। माइक और मैं कंफ्यूज थे। रिच डैड थोड़े क्रूर लग रहे थे, लेकिन एक पॉइंट समझाना चाहते थे। मुस्कुराते हुए रिच डैड ने कहा, 25 सेंट्स पर आवर अच्छा नहीं लगता है ना? दिल तेज नहीं धड़कता। मैंने ना में सर हिला दिया, लेकिन दिन में एक्साइटमेंट थी। 25 सेंट्स पर आवर मेरे लिए बड़ा अमाउंट था। ओके, $1 पर आवर कर दूंगा, रिच डैड ने कहा। अब दिल और तेज धड़क रहा था, दिमाग चिल्ला रहा था, ले लो ले लो, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। ओके, $2 पर आवर। दिमाग और दिल तो जैसे फट ही गए। 1956 में $2 पर आवर कमाना मुझे रिचेस्ट किड बना था। इतने पैसा कमाने का तो सोचा भी नहीं था। हाँ, कहना चाहता था, डील लेना चाहता था, नए साइकिल, बेसबॉल ग्लोव और दोस्तों के बीच कैश दिखाने का सपना था। जिमी और उसके रिच दोस्त कभी गरीब नहीं कहते, लेकिन चुप रहा। आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी। रिच डैड हमें देख रहे थे, हम उन्हें। वो टेस्ट कर रहे थे और जानते थे कि हम डील लेना चाहते थे। वो जानते थे कि हर इंसान के अंदर एक वीक पार्ट होता है जो बिक सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग पार्ट भी होता है जो कभी भी नहीं बिकता। कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है ये देखना था। ओके, $5 पर आवर। अचानक चुप हो गया, सब बदल गया। ऑफर भी बड़ी थी। 1956 में बड़े लोग भी इतना नहीं कमाते थे। लालच पूरी तरह से गायब हो गया, शांति आई। माइक की तरफ देखा, वो भी मुझे देख रहा था। वीक पार्ट शांत हो गया, स्ट्रॉन्ग पार्ट ने संभाल लिया। माइक भी वही फील कर रहा था। पॉइंट, लोगों की जिंदगी 2 इमोशन से कंट्रोल होती है, डर और लालच। ठीक है, रिच डैड ने प्यार से कहा, ज़्यादा लोगों की एक प्राइस होती है, और वो प्राइस इन इमोशंस, डर और लालच की वजह से होती है। पहले पैसे नहीं होने का डर हमें हार्ड वर्क करने को मजबूर करता है, और फिर जब सैलरी मिलती है तो लालच या ख्वाहिश हमें सोचने लगती है कि पैसे से हम क्या क्या अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। फिर वही रूटीन सेट हो जाती है। कौन सी रूटीन? मैंने पूछा। वही रूटीन, सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल्स भरो, सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल्स भरो। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच के 2 इमोशन से कंट्रोल होती है। ज़्यादा पैसे दो तो वो और खर्च करता है, यही रैट रेस है। माइक ने पूछा, कोई दूसरा तरीका नहीं है? रिच डैड ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे पाते हैं। माइक ने फिर से पूछा, वो तरीका क्या है? यही उम्मीद है कि तुम दोनों मेरे साथ काम और पढ़ाई करते वक्त सीखोगे, और इसीलिए मैंने सैलरी देना बंद किया है।
माइक ने पूछा, कोई क्लू? हम थक गए हैं इतना मेहनत करके, और वो भी फ्री में। तो पहला स्टेप है सच्चाई को एक्सेप्ट करो, रिच डैड ने कहा। मैंने कहा, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। रिच डैड ने कहा, मैंने नहीं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा सच बोलो। मैंने पूछा, सच किस बारे में? रिच डैड ने कहा, अपने फीलिंग्स के बारे में। तुम्हें किसी और को नहीं बताना, बस खुद एक्सेप्ट करो। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब है पार्क में जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं जैसे मिसेस मार्टिन, वो ऐसा नहीं करते? मैंने ऐसे पूछा। मुझे डाउट है, रिच डैड ने कहा। वो डर को लॉजिकली नहीं समझते, वो बस इमोशनली रिएक्ट करते हैं, रिच डैड ने कहा। फिर उनके पास थोड़े पैसे आते हैं और फिर से खुशी, इच्छा और लालच के इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर वो रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। तो उनकी इमोशंस उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, माइक ने कहा। रिच डैड ने कहा, सही बात। वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, बस रिएक्ट करते हैं। डर महसूस करते हैं तो काम पे जाते हैं, सोचते हैं पैसे डर को काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो डर उन्हें परेशान करता रहता है और वो काम पे जाते हैं, सोचते हैं पैसे का डर कम करेंगे, लेकिन फिर भी डर नहीं जाता। डर उन्हें इस साइकिल में फंसा के रखता है। काम करो, पैसा कमाओ और यही सोचो कि डर चला जाएगा, लेकिन हर सुबह वो उठते हैं और वो डर भी उनके साथ ही उठता है। करोड़ों लोगों को ये डर उन्हें रात भर जागने के लिए मजबूर करता है। चिंता भरी रात होती है तो वो उठते हैं और काम पे जाते हैं, सोचते हैं सैलरी वो डर को ख़त्म करेगी जो उनकी आत्मा को खा रहा है। पैसे उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं और वो इस सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं। पैसे उनके इमोशंस और उनकी आत्मा को कंट्रोल करते हैं। रिच डैड चुप बैठे, उनके शब्दों को हमारे अंदर उतरने दिया। माइक और मैंने सुना जो उन्होंने कहा, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे बस इतना पता था कि मैंने अक्सर सोचा है कि बड़े लोग इतनी जल्दी काम पे क्यों भागते हैं। वो मज़ा नहीं लगता था और वो कभी खुश नहीं देखते थे, लेकिन कुछ उन्हें चलाता रहा था। जब रिच डैड ने महसूस किया कि हम जितना हो सकता है उतना उनकी बात को समझ चुके हैं, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस जाल से बचो। यही असल में तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ अमीर बनना ही प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, नहीं है? नहीं है। दूसरे इमोशन के बारे में समझो। इच्छा, कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना पसंद करता हूँ। कुछ बेहतर, सुंदर, ज़्यादा मज़ेदार या रोमांचक चीज़ों की इच्छा करना नॉर्मल है। तो लोग पैसे के लिए काम करते हैं इच्छा के कारण। वो पैसे की इच्छा करते हैं जो उन्हें लगता है कि खुशी आएगा, लेकिन पैसे से आने वाली खुशी थोड़ी देर के लिए ही होती है और जल्द ही उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम और ज़्यादा सुरक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो काम करते रहते हैं, सोचते हैं कि पैसे उनकी डर, उनकी इच्छा और परेशान आत्मा को शांत करेंगे, लेकिन पैसे ऐसा नहीं कर सकते। ये अमीर लोग भी करते हैं, माइक ने पूछा। रिच डैड ने कहा, अमीर लोग भी यही करते हैं। असल में कोई अमीर लोग अमीर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी इच्छा है, बल्कि डर के कारण होते हैं। वो सोचते हैं कि पैसे से गरीबी का डर खत्म हो सकता है, इसीलिए वो बहुत सारे पैसे जमा करते हैं, सिर्फ ये दिखने के लिए कि डर और भी बढ़ जाता है। अब उन्हें पैसे खोने का डर सताता है। मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं, हालांकि उनके पास बहुत है। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों रुपया है, जो अब भी डरते हैं जब वो गरीब थे तब से। वो सब कुछ खोने से डरते हैं। उन्हें अमीर बनाने वाले डर और भी बढ़ गए हैं। उनकी आत्मा का वो कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा और भी ज़ोर से चिल्लाता है। वो बड़े घर, गाड़ियाँ और हाई लाइफ जो पैसे ने उन्हें दी है, वो नहीं खोना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर वो सब कुछ खोते हैं तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई लोग अंदर से परेशान और पागल होते हैं, चाहे बाहर से अमीर दिखते हो और उनके पास पैसा होता है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा खुश होता है? रिच डैड ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पैसे से बचना भी उतना ही पागलपन है जितना पैसे के पीछे भागना। ठीक उसी टाइम एक बेघर आदमी हमारे टेबल के पास से गुजरा। कचरे के डिब्बे में कुछ ढूंढने लगा। हम तीनों उसको घूर कर देखते रहे। पहले शायद हम उसको अनजान कर देते, लेकिन रिच डैड ने अपनी जेब से $1 निकाला और उस आदमी को दिए।
पैसे देखकर वो बेघर आदमी तुरंत आया, डॉलर ले लिया, रिच डैड को धन्यवाद किया और खुश होकर चला गया। रिच डैड ने कहा, वो मेरे ज़्यादातर नौकर से ज़्यादा अलग नहीं था। मैंने बहुत से लोगों को सुना है जो कहते हैं मुझे पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोज़ जॉब पे जाते हैं। यह सच्चाई से मुंह मोड़ना है। अगर उन्हें पैसे से मतलब नहीं होता तो वो काम क्यों करते हैं? ऐसे सोच वाले लोग शायद पैसे जमा करने वाले से भी ज़्यादा पागल होते हैं। जब मैं वहाँ बैठा रिच डैड की बात सुन रहा था, मुझे याद आया कि कितनी बार मेरे डैड ने कहा था मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो अक्सर ऐसा कहते थे और हमेशा ये भी कहते थे मैं इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम पसंद है। पॉइंट, लोग कहते हैं मुझे पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी रोज़ काम पे जाते हैं। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए काम ना करें जब तक डर और लालच खत्म ना हो जाए? नहीं, वो टाइम बर्बाद करना होगा, रिच डैड ने कहा। इमोशन से तो हमें इंसान बनाते हैं। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। अपने इमोशंस के बारे में सच बोलो और अपने दिमाग और इमोशंस का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करो, खुद के खिलाफ नहीं। अभी जो मैंने कहा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, आने वाले सालों में यह समझ आएगा। बस अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उनकी इमोशंस ही उनके लिए सोच रहे हैं। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे लिए होते हैं, लेकिन तुम्हें खुद के लिए सोचना होगा। मैंने पूछा, कोई मिसाल दे सकते हो? रिच डैड ने जवाब दिया, हाँ, जब कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए तो ज़्यादातर बार इमोशंस ही सोच रहे होते हैं। पैसे ना होने का डर ये सोच पैदा करता है। मैंने कहा, लेकिन लोगों को बिल्स भरने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अक्सर डर ही सोचता है। माइक ने बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिच डैड ने कहा, उदाहरण के लिए अगर पैसे ना होने का डर उठता है तो तुरंत नौकरी ढूंढने के बजाय वो खुद से ये सवाल कर सकते हैं, क्या नौकरी इस डर का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा? मेरे हिसाब से जवाब नहीं। नौकरी इस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा डैड हमेशा कहता है स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें एक सेफ सिक्योर जॉब मिले। मैंने कंफ्यूज होकर कहा, हाँ, मैं समझ रहा हूँ ये वो कहता है। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ये ज़्यादातर लोगों के लिए सही रास्ता है, लेकिन ये लोग सलाह डर के कारण देते हैं। मतलब मेरा डैड इसीलिए कहता है क्योंकि वो डरता है। रिच डैड ने कहा, हाँ, वो डर रहा है कि तुम पैसे नहीं कमाओगे और सोसाइटी में फिट नहीं होगे। गलत मत समझो, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता है। मैं भी मानता हूँ कि एजुकेशन और जॉब ज़रूरी है, लेकिन वो डर को हैंडल नहीं करेंगे। देखो, वही डर जो उसे सुबह उठने को मजबूर करता है कुछ पैसे कमाने के लिए, वही डर उसे इतना फिनेंशियल बना रहा है तुम्हारे स्कूल जाने के लिए। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हो? मैंने तुम्हें पैसे की पावर को मास्टर करना सिखाना चाहता हूँ, उससे डरने के बजाय। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता और अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के लिए गुलाम बन जाओगे। समझ आने लगा। वो चाहते थे कि हम अपने नज़रिए को वाइडन करें और वो देखें जो मिसेस मार्टिन ने इस दुनिया में नहीं देखे। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए जो उस वक्त क्रूएल लगते थे, लेकिन मैं कभी नहीं भूला। मेरा विजन उस दिन से वाइडन हुआ और मैंने देखा कि आगे ज़्यादा लोगों के लिए क्या ट्रैप है। तुम देखो, हम सब अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ हैं, हम बस अलग लेवल्स पे काम करते हैं, रिच डैड ने कहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों उस ट्रैप से बचो जो उस दो इमोशंस, डर और इच्छा के कारण होता है। उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करो, खुद के खिलाफ नहीं। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पैसे बनाना नहीं सिखाना चाहता। वो डर या इच्छा को हैंडल नहीं करेंगे। अगर तुम पहले डर और इच्छा को हैंडल नहीं करते और अमीर बन जाते हो तो तुम सिर्फ एक हाई पेड गुलाम बनोगे। मैंने पूछा, तो हम उस ट्रैप से कैसे बचें? पॉवर्टी और फिनेंशियल स्ट्रगल का मेन कारण डर और इग्नोरेंस है। इकोनॉमी या गवर्नमेंट या अमीर लोग नहीं, खुद के सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डर और इग्नोरेंस लोगों को ट्रैप में रखते हैं। तो तुम स्कूल जाओ और अपनी ग्रेड्स लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उस ट्रैप से कैसे बचें। पजल के पीसेस सामने आ रहे थे। मेरा हाईली एजुकेटेड डैड ने ग्रेट एजुकेशन और कैरियर लिया था, लेकिन स्कूल ने कभी नहीं बताया कि पैसे या उनके लिए डर को कैसे हैंडल करें। साफ हो गया कि मैं दो फादर्स से अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख सकता हूँ। मैंने पूछा, तो आप पैसे ना होने का डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा हमारी सोच को कैसे इफेक्ट करती है?
जब मैंने तुम्हें सैलरी रेस के साथ टेम्प्ट किया तो क्या तुमने अपनी डिजायर्स को बढ़ते हुए महसूस किया? हमने सर हिलाकर हाँ कहा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना करके तुमने अपने रिएक्शंस को डिले कर दिया और सोचा। ये इम्पोर्टेंट है। हमारे पास हमेशा डर और लालच का इमोशंस होंगे। अब से ये ज़रूरी है कि तुम उन इमोशंस का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करो और लॉन्ग टर्म के लिए अपने इमोशंस को, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करने दो। ज़्यादा लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के खिलाफ करते हैं। ये इग्नोरेंस की शुरुआत है। ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी पे चेक्स, पे राइजेस और जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं क्योंकि उन इमोशंस की वजह से सच में ये नहीं सोचते कि वो इमोशन ड्रिवन थॉट्स उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक गधा एक कांट को खींचता है और उसका मालिक उसके नाक के सामने एक गाजर लटकाता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वो जा रहा होता है, लेकिन गधा एक भ्रम के पीछे भाग रहा होता है। कल फिर एक नया गाजर होगा गधे के लिए। माइक ने पूछा, तुम्हारा मतलब है जैसे मैं एक नया बेसबॉल ग्लव, कैंडी और टॉयज का सपना देखता हूँ, वो गधे के लिए गाजर जैसा है? हाँ, और जब तुम बड़े होते हो तुम्हारे खिलौने और महंगे होते हैं। एक नई कार, एक बोट और दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए एक बड़ी हवेली। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेलता है और इच्छा तुम्हें बुलाती है। ये ट्रैप है। माइक ने पूछा, तो इसका सल्यूशन क्या है? जो डर और इच्छा को बढ़ाता है वो इग्नोरेंस है। इसीलिए अमीर लोग जो बहुत पैसे रखते हैं उन्हें और ज़्यादा डर होता है जब वो और अमीर होते हैं। पैसा बेसिकली वो गाजर है, वो भ्रम। अगर गधा पूरी तस्वीर देख पाता तो शायद वो अपने चॉइस को गाजर के पीछे भागने के बारे में दोबारा सोचता। रिच डैड ने समझाया कि इंसान की ज़िंदगी इग्नोरेंस और इल्यूमिनेशन के बीच का संघर्ष है। जब कोई व्यक्ति जानकारी और सेल्फ नॉलेज के लिए खोजना बंद कर देती है तो इग्नोरेंस शुरू हो जाती है। यह संघर्ष हर पल का फैसला है, सीखने के लिए दिमाग को खुला रखना या बंद कर देना। स्कूल बहुत ज़रूरी है। तुम स्कूल स्किल या प्रोफेशन सीखने जाते हो ताकि समाज का योगदान दे सको। हर संस्कृति को टीचर्स, डॉक्टर्स, मैकेनिक्स, आर्टिस्ट, कुक्स, बिजनेस पीपल, पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स और सोल्जर्स की ज़रूरत होती है। स्कूल्स उन्हें ट्रेन करती है ताकि समाज तरक्की कर सके। दुख की बात है, बहुत से लोगों के लिए स्कूल अंत है, शुरुआत नहीं। थोड़ी देर के लिए चुप्पी रही। रिच डैड मुस्कुराते रहे। उस दिन उन्होंने जो कहा, मैंने सब कुछ तो नहीं समझा, लेकिन जैसे ज़्यादातर महान टीचर्स होते हैं उनके शब्द सालों तक सिखाते रहे। रिच डैड ने कहा, आज मैं थोड़ा कठोर था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो। मिसेस मार्टिन के बारे में हमेशा सोचो और उस गधे को भी मत भूलना। हमेशा याद रखो कि डर और इच्छा अगर तुम्हें कंट्रोल करते हैं तो ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंस सकते हो। अपनी ज़िंदगी डर में बिताना, अपने सपनों का पता लगाने से डरना, यह बहुत ही कठोर है। पैसे के लिए मेहनत करना सोचकर कि ये तुम्हें खुशियाँ दिलाएगी, ये भी कठोर है। रात को बिल्स के बारे में सोचकर डरा हुआ उठना एक भयानक तरीका है ज़िंदगी जीने का। पे चेक के साइज से डिक्टेट की गई ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं होती। सोचना कि नौकरी तुम्हें सुरक्षा देती है, यह सरासर खुद से झूठ बोलना है। यह कठोर है और यही वो जाल है जिससे मैं चाहता हूँ तुम बचो। मैंने देखा है कि कैसे पैसे लोगों की ज़िंदगी चलाते हैं। तुम ऐसा मत होने दो। प्लीज़ पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने दो। एक सॉफ्ट बॉल हमारे टेबल के नीचे आकर रुक गई। रिच डैड ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो इग्नोरेंस का ग्रीड और फियर से क्या लेना देना है? मैंने पूछा। रिच डैड ने कहा, क्योंकि पैसे के बारे में इग्नोरेंस ही इतना ग्रीड और फियर पैदा करता है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक डॉक्टर्स अपने परिवार के लिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी फ़ीस बढ़ा देता है। फीस बढ़ाने से हेल्थ केयर सबके लिए महंगा हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनके हेल्थ भी खराब ही होती है। डॉक्टर्स की फ़ीस बढ़ाने से अटॉर्नीज़ भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। अटॉर्नीज़ की फ़ीस बढ़ाने से स्कूल टीचर्स ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, जिससे हमारे टैक्सेस बढ़ जाते हैं और यह सिलसिला चलता जाता है। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि केओस फैल जाएगा और एक और महान सभ्यता दर्शाई जाएगी।
इतिहास गवाही देता है कि जब हीब्स और हैव-नॉट्स के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता है तो महान सभ्यताएं कोलैप्स हो जाती है। दुख की बात यह है कि अमेरिका भी उसी राह पर है, क्योंकि हमने इतिहास से सीख नहीं ली है। हम सिर्फ हिस्टोरिकल डेट्स और नेम्स याद करते हैं, लेसन्स नहीं। एक एजुकेटेड सोसाइटी और अच्छी तरह से चलने वाली गवर्नमेंट में प्राइसेस एक्चुअली कम होनी चाहिए। हाँ, ये अक्सर सिर्फ थ्योरी में ही सही होता है। प्राइसेस बढ़ती है क्योंकि इग्नोरेंस का कारण ग्रीड और फियर आता है। अगर स्कूल्स लोगों को पैसे के बारे में सिखाए तो ज़्यादा पैसे होंगे और प्राइसेस कम होंगे। लेकिन स्कूल्स सिर्फ ये सिखाते हैं कि पैसे के लिए काम कैसे करें, इंस्टेड ऑफ पैसे की पावर को कैसे हार्नेस करें। पर हमारे पास तो बिजनेस स्कूल्स है, माइक ने पूछा। और क्या तुमने मुझे मेरा MBA करने को इनकरेज नहीं किया था? रिच डैड ने कहा, हाँ, पर अक्सर बिजनेस स्कूल्स सिर्फ एम्प्लॉयज़ को समर्थित बिन काउंटर्स बनाने की ही ट्रेनिंग देते हैं। भगवान ना करे कि एक बिन काउंटर एक बिजनेस को संभाले। उन्हें सिर्फ नंबर्स देखना आता है, लोगों को निकाल देते हैं और बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं। मुझे इस बात का ज्ञान है क्योंकि मैं बिन काउंटर्स को रखता हूँ। उनका सिर्फ यही सोचना होता है कि कैसे कॉस्ट काट सके और प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बिन काउंटिंग ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, पर यह ज़रूरी तस्वीर नहीं है, रिच डैड ने गुस्से से कहा। माइक ने पूछा, तो इसका हल क्या है? रिच डैड ने कहा, अपनी इमोशंस को इस्तेमाल करके सोचना सीखो, इमोशन से नहीं। जब तुम लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके मुफ्त में काम करने को राज़ी हुए, तब मुझे उम्मीद हुई। जब तुम फिर से अपनी इमोशंस को कंट्रोल किए, जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे के साथ भटकाया, तब तुम फिर से इमोशंस के बावजूद सोचने का तरीका सीख रहे थे। ये तुम्हारा पहला कदम है। मैंने पूछा, ये कदम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, ये तुम्हें खुद पता करना है। अगर तुम्हें सीखना है तो मैं तुम्हें ब्रियर पैच में ले जाऊंगा, एक जगह जहां पर लगभग सभी बचते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम पैसों के लिए काम करने की सोच को छोड़ दोगे और इंस्टीड पैसे को तुम्हारे लिए काम करने सीखोगे। और हमें क्या मिलेगा अगर हम तुम्हारे साथ चलें? अगर हम तुमसे सीखने को राज़ी हो जाते हैं, हमें क्या मिलेंगे? मैंने पूछा। वही चीज़ मिलेगी जो ब्रेयर रैबिट को मिली, रिच डैड ने कहा, बच्चे के क्लासिक कहानी की तरफ इशारा करते हुए। मैंने पूछा, क्या सच में एक ब्रियर पैच है? रिच डैड ने कहा, हाँ, ब्रियर पैच हमारा डर और लालच है। अपना डर, कमजोरियों और ज़रूरतों का सामना करके अपने विचार को चुनना ही रास्ता है। विचारों को चुनना? माइक ने पजल्ड होकर पूछा। हाँ, हमारे विचार को चुनना, अपने इमोशंस का रिएक्शन नहीं देना, बस वैसे ही उठकर काम पर जाना क्योंकि तुम्हारे बिल्स को पे करने के लिए पैसे नहीं है। ये सोचकर नहीं किया, इस प्रॉब्लम का हल यही है। ज़्यादातर लोग डर से इतना डरते हैं कि तार्किक रूप से विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते और इंस्टीड अपनी नफरतों से भरी नौकरी की तरफ भाग जाते हैं। माइक ने पूछा, और हम वो कैसे करेंगे? ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें विचारों की चुनाव करने की तकनीक सिखाऊंगा, एक तुरंत प्रतिक्रिया की जगह, जैसे कि सुबह कॉफ़ी पीकर दरवाजे से निकल जाना। याद है जो मैंने पहले कहा था, एक नौकरी सिर्फ लंबे समय तक की समस्या का छोटा सा हल है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और वो छोटी होती है, वो महीने के एंड में बिल्स होती है। या तो हम कह सकते हैं कि पैसे के बारे में डर और अनजानपन उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करता है, तो वो अपने माँ बाप की तरह ही करते हैं, हर दिन उठकर पैसे के लिए काम करते हैं, ये सवाल पूछने का समय नहीं लेते। क्या कोई और तरीका है? उनकी इमोशंस अब उनके विचारों को नियंत्रित करते हैं, उनके दिमाग को नहीं। क्या तुम्हें इमोशन से सोचने और दिमाग से सोचने में फ़र्क पता है? माइक ने पूछा। ओ हाँ, मैं तो रोज़ सुनता हूँ, रिच डैड ने कहा। मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं, हाँ, सबको काम करना पड़ता है, या अमीर लोग चोर होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ले लूँगा, मुझे इस हाइक की ज़रूरत है, तुम मुझे दबा नहीं सकते, या मुझे ये नौकरी पसंद है क्योंकि ये सिक्योर है। ये कोई नहीं पूछता। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो कि इमोशन से भरी सोच को तोड़ देगा और तुम्हें साफ सोचने का समय देगा? जब हम दुकान की तरफ लौट रहे थे, रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग सच में पैसा बनाते हैं, उन्हें इसके लिए काम नहीं करना पड़ता।
उन्होंने ये भी समझा कि जब माइक और मैं लीड से 5 पैसा बना रहे थे तब हम अमीर लोगों की तरह सोच रहे थे। समझता यह था कि पैसा बनाने का काम सरकार और बैंक्स के लिए लीगल है पर हमारे लिए इलीगल है। उन्होंने ये भी बताया कि पैसा बनाने के कई लीगल तरीके होते हैं। रिच डैड ने और भी समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, बिल्कुल गधे के लिए गाजर की तरह। सिर्फ डर और लालच की वजह से लोगों को ये भ्रम है कि पैसा असली है, जो कि अरबों लोगों के विश्वास से बना हुआ है, मगर ये असली नहीं है। पैसा असल में बनावट है। यह सिर्फ विश्वास और जनता की अंधविश्वास के भ्रम की वजह से है। उसने अमेरिका का सोना स्टैंडर्ड की बात की और हर डॉलर बिल असल में एक सिल्वर सर्टिफिकेट होता है। उससे चिंता थी कि एक दिन हम सोना स्टैंडर्ड से बाहर जाएंगे और हमारे डॉलर्स किसी वास्तु पे सपोर्ट नहीं होंगे। अगर ये हो गया बच्चे तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। गरीब, मध्यम वर्ग और अनजान लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बस इसीलिए कि वो ये मानते रहेंगे कि पैसा असली है और उनका काम या तो उनकी कंपनी दिखेगी या सरकार। उस दिन हमें सच में समझ नहीं आया था जो रिच डैड कह रहे थे, पर सालों के बाद ये सब समझने लगा। पॉइंट, दूसरों से क्या मिस होता है। जब रिच डैड अपने कन्वीनियंस स्टोर से बाहर पिकअप ट्रक में चढ़ते हुए थे, उन्होंने कहा, बच्चों काम करते रहो, लेकिन जितनी जल्दी तुम पे चेक की ज़रूरत भूल जाओ उतना ही आसान होगी तुम्हारी बड़ी ज़िंदगी की। दिमाग लगाते रहो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हें तरीके दिख जाएंगे पैसे कमाने के, जो मैं कभी नहीं दे सकता। तुम चीज़ें देखोगे जो दूसरे कभी नहीं देखेंगे। ज़्यादातर लोग ये मौका नहीं देखते क्योंकि वो सिर्फ पैसे और सुरक्षा की तलाश में होते हैं, इसीलिए उन्हें वही मिलता है। एक मौका जब तुम देखोगे तो ज़िंदगी भर तुम उन्हें देखोगे। जब तुम वो करो तब मैं तुम्हें और कुछ सिखाऊंगा। ये सीख लो और तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बच जाओगे। माइक और मैंने अपने सामान को दुकान से उठाया और मिसेस मार्टिन को अलविदा कहा। हम पार्क की तरफ लौट गए, वही पिकनिक बेंच पर, और कई घंटों तक सोचते और बात करते रहे। अगला हफ्ता स्कूल में भी हम सोचते और बात करते रहे। 2 और हफ्ते तक हम सोचते, बात करते और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे सैटरडे को अंत में मैं फिर से मिसेस मार्टिन को अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को उम्मीद से देख रहा था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि हर सैटरडे सिर्फ 30 सेंट्स पर आवर भी नहीं मिलता था, इसीलिए मेरे पास कॉमिक्स बुक्स खरीदने के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन माइक और मुझे अलविदा कह रही थी, मैंने उसे कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक का फ्रंट पेज आधा कर रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का टॉप हाफ कवर अपने पास रखा और बाकी की किताब को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कॉमिक बुक्स के साथ क्या करती है, तो उन्होंने कहा, मैं इसे फेंक देती हूँ। मैं टॉप हाफ कवर को कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट के लिए वापस दे देती हूँ जब वो नए कॉमिक्स लेकर आता है। वो 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उनसे पूछा कि हम कॉमिक बुक्स ले सकते हैं या नहीं। मेरी खुशी के लिए उन्होंने कहा, तुम इन्हें ले सकते हो अगर तुम इस दुकान के लिए काम करते हो और इन्हें दोबारा बेचना नहीं। याद है हमारी पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप? वैसे ही माइक और मैंने उसे फिर से शुरू किया। माइक के बेसमेंट में एक अलग कमरा का इस्तेमाल करते हुए हमने उस कमरे में लाखों कॉमिक बुक इकट्ठा किए। जल्द ही हमारा कॉमिक बुक लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खुली। हमने माइक की छोटी बहन को, जो पढ़ने का शौक़ रखती थी, हेड लाइब्रेरियन बनाया। उसने हर बच्चे के 10 सेंट्स की प्रवेश फीस ली, जो कि हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। घर के बच्चे जितने भी कॉमिक्स पढ़ना चाहे वो 2 घंटे में इतना कर सकते थे। ये उनके लिए एक सस्ता विकल्प था क्योंकि एक कॉमिक बुक 10 सेंट्स की थी और वो 2 घंटे में 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों को जब कॉमिक निकालते थे उन्हें चेक करती थी ताकि वो कोई कॉमिक बुक उधार ना ले ले। वो भी लेजर मेंटेन करती थी, हर दिन कितने बच्चे आए, कौन थे, कितने गए और उनका कोई फीडबैक है कि नहीं। माइक और मैंने 3 महीने के दौरान $9.5 का एवरेज कमाया।
हमने अपनी बहन को हर हफ्ते $1 दिया और उसे फ्री में कॉमिक्स पढ़ने की परमिशन दी, जिसके बदले वो बहुत काम करती थी क्योंकि वो हमेशा पढ़ती थी। दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है रिच डैड पुअर डैड की चैप्टर 1 और अब शुरू होती है चैप्टर 2। चैप्टर 2, लिसन टू व्हाई टीच फिनेंशियल लिटरेसी। पॉइंट: पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं, पैसा बचाना इम्पोर्टेंट है। आज की इस पार्ट में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम साथ में जानेंगे कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने में।